हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेक्टर का ही नेक्स्ट वीडियो। बच्चों, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक वन शॉट वीडियो है। वन शॉट से मीनिंग है, मतलब वन शॉट वीडियो का मीनिंग ये है कि अभी तक आप लोगों ने जितना इस वीडियो चैप्टर में पढ़ा है, यानी कि वेक्टर से टॉपिक जो है उससे रिलेटेड जितनी सारी चीजें पढ़ी है उसे हम एक ही शॉट में सारा रिवाइज करेंगे। प्लस वेक्टर से रिलेटेड हमने काफी कम न्यूमेरिकल किए हैं, तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, उन्हीं न्यूमेरिक बचे हुए न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने वाले हैं। तो जो न्यूमेरिकल सोल्व करने का मोटो ये है, न्यूमेरिकल सोल्व करने से होगा क्या कि जो आपको कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, उन कंसेप्ट को आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस वो कंसेप्ट और भी अच्छे से आपको याद हो जाएंगे या फिर और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारा आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल बेसिस लेक्चर है। आपको पता होना चाहिए कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। ये दो ही टॉपिक हमारे आगे चल के ज्यादातर काम आने वाले हैं। जो वेक्टर पोर्शन से मोस्टली हमारे तीन टॉपिक जो है वो कवर होते हैं। पहला है यूनिट वेक्टर, ओके, दूसरा है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ये तीन टॉपिक जो है वो आगे चलकर आपके काम आने वाले हैं। ये पूरी फिजिक्स में आपके काम आने वाले हैं। आप चाहे 11th में ले लो, आप चाहे 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक ले लो, पहले ही दिन से आपको वेक्टर फॉर्म में चला जाना पड़ेगा। 12th के पहले ही वीडियो में, पहले ही दिन, पहले ही लेक्चर में आपको कहां कनेक्ट कर दिया जाएगा, वेक्टर पोर्शन से। इसलिए मैं बोल रहा हूं, फिर भी जोर दे रहा हूं कि जो वेक्टर पोर्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है। ठीक है, और इस इंपॉर्टेंट पोर्शन में से भी मोस्टली आपको तीन ही टॉपिक पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। वैसे तो 11th के हिसाब से आपको पूरा वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पूरी फिजिक्स के हिसाब से या आगे फ्यूचर को देखते हुए चलें तो आपको मोस्टली तीन टॉपिक कवर करने हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, यूनिट। इन तीनों का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आप कहीं भी वेक्टर में रुकने वाले नहीं हो। सो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करने वाले हैं। कुछ जो सारे क्वेश्चन हैं बच्चों, ये कुछ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप अगर एडवांस लेवल पे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप इस वीडियो को देखें, वरना आप अगर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स। सो पहले न्यूमेरिकल लिखते हैं हम। ओके बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा उसने, इस वाले क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, आपको निकालना है इन दोनों का रिजल्टेंट, और इन दोनों का रिजल्टेंट तो निकालना ही है, साथ में इन दोनों के बीच का या ये रिजल्टेंट जो है इस वेक्टर से कितना एंगल बनाता है। बोले तो आपको इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, बोले तो आपको इसकी क्या करनी है, डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। आपने मेरे को पढ़ाया है, क्या पढ़ाया था मैंने, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर आपको निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको निकालना है तो अब क्या करो, डायरेक्टली। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको थीटा नहीं दिया हुआ है ना, मैंने यहाँ पे आपको थीटा नहीं दिया हुआ, तो क्या करूं बच्चों मैं इसको, अगर मैंने आपको यहाँ पे थीटा नहीं दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करो, पहले तो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो। क्या निकालो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा जनरली पता लग रहा है तो जनरली ऐड कर लो। 4 + 6 कितना हुआ, 10 आई क्यूब। डायरेक्ट ऐड किया। यहाँ पे cos थीटा वगैरह वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, अरे भाई मुझे यहाँ पे थीटा ही नहीं दिया हुआ। अगर मुझे यहाँ पे थीटा दे देता वो, अगर मुझे यहाँ पे थीटा दे देता तो क्या करता, पहले मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता, फिर मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता, फिर मैं a² + b² + 2ab cos थीटा ओवर द रूट वो सारा फॉर्मूला लिखता, फिर इसको सोल्व करता। अब मेरे को यहाँ पे थीटा नहीं दिया हुआ तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट। अब मुझे ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि आई कैप जे कैप में ऐड हो रहा है, तो थीटा की जरूरत ही नहीं है। तो 4 + 6 10 आई कैप, और 8 और 3 ये माइनस का कितना बन गया, 11 जे कैप। ये क्या बन गया, माइनस का 11 जे कैप बन गया। अच्छा बच्चों अगर ये बन गया तो क्या अब मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ इसका मैं इजीली, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए x² + y², मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करूं, x² + y²। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। देख a वेक्टर प्लस b वेक्टर को मैंने मान लिया r वेक्टर। क्या मान लिया, r वेक्टर। r वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अच्छा इसको यहां मान लेता हूं, मैंने यहां क्या मान लिया इसको, r वेक्टर। अब मुझे क्या निकालना है, a + b का मैग्नीट्यूड। बोले तो मुझे इनडायरेक्टली क्या निकालना है, r का मैग्नीट्यूड।
अच्छा एक बात सुन, अगर कोई तेरे को इस तरीके से वेक्टर दी हुई है ए आई के प्लस बी जे के, इस तरीके से दिया हुआ है, और मैंने तेरे को बोला, सॉरी इस तरीके से दिया हुआ है, मैंने तुझे बोला था कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल, तो तूने क्या किया था, अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में बी का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने कभी एक्स आई के वाई जे के लिया था, तो तूने क्या किया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर किया। सेम यहाँ प्रोसीजर करना है, एक्स का स्क्वायर की जगह 10 का स्क्वायर कर दो, प्लस वाई का स्क्वायर की जगह माइनस के 11 का स्क्वायर कर दो। सोल्व करो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर भी कितना होगा, प्लस 121, प्लस 121। आंसर कितना आया भैया, 221। आंसर कितना आया, 221। ये क्या आ गया, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या आ गया बेटा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। आई बात समझ में? तो ये तो देख के आ गया तेरे पास, मैग्नीट्यूड आ गया, यानी कि इसका आंसर कितना आया, अंडर रूट 221, अंडर रूट 221। अच्छा उसने क्या पूछा है, डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए तेरे को क्या चाहिए, डायरेक्शन निकालने के लिए तेरे को क्या चाहिए भैया, क्या तेरे को कोस थीटा चाहिए। अब प्रॉब्लम आएगी, सोच डायरेक्शन कैसे निकालें। डायरेक्शन का एक फॉर्मूला तो ये दिया था मैंने तेरे को, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। देख ये दिया था मैंने तेरे को फॉर्मूला, तेरे को ओके सर ये फॉर्मूला तो दिया था, लेकिन आपने मुझे एक चीज और बताई थी, क्या कि ये b sin थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर के y कोऑर्डिनेट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर के y कोऑर्डिनेट। ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को। भाई अगर मान ले कि इस तरीके से वेक्टर थी, इस तरीके से वेक्टर थी, सो y को तो y तो क्या था, b sin थीटा, याद कर कंपोनेंट लेना सिखाया था। और ये कौन क्या बनी थी, याद कर, उसमें ट्रायंगल लॉ में मैंने आपको एडिशन करना सिखाया था, a प्लस बी कोस थीटा बना था ये वाला, याद है, a प्लस बी कोस थीटा बना था। तो tan अल्फा क्या होगा, y अपॉन x। tan अल्फा क्या होगा, y अपॉन x। सो tan अल्फा इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। y क्या है बेटा, y है माइनस का 11, सो tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 11। x क्या है, x की जगह 10 पुट करो, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आया, tan इनवर्स माइनस का 11 बाय 10। अल्फा क्या आया, tan इनवर्स माइनस का 11 बाय 10। अच्छा ये tan अल्फा लिखा हुआ था, ये तो समझ में आया। बच्चों आपको क्या चाहिए था, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ओनली अल्फा चाहिए। क्या चाहिए, अल्फा। अल्फा चाहिए तो आप क्या करो, इस tan को इधर कर दो, तो tan को इधर भेजते ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स। ये बात होगी, पहला क्वेश्चन कॉपी करो। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, तो मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ, ठीक है। अभी तक ये फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चंस किए आपने, क्या किए हैं, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, वो क्या है, आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वो क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मीनिंग, उसमें आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हेल्प होगा। उसमें आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हल होगा। जैसे सुनना, बात को समझना, पहले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पे एक फोर्स दिया हुआ है उसमें, F1 इज इक्वल टू 3 न्यूटन। एक फोर्स दिया हुआ है F1 इज इक्वल टू 3 न्यूटन, और दूसरा फोर्स उसने दिया है मुझे 2 न्यूटन। एक तो कितना दिया बेटा, 3 न्यूटन, और दूसरा फोर्स कितना दिया, 2 न्यूटन। एक तो 3 न्यूटन दिया और एक 2 न्यूटन दिया, और इन उसने कहा कि इन दोनों के बीच में एंगल मैंने थीटा दिया। कितना दिया, थीटा। थीटा की वैल्यू नहीं दी, देखो होशियार है वो, थीटा की वैल्यू नहीं दी, बट उसने बस बोल दिया कि मान लो एंगल थीटा है। उसने क्या बोल दिया, मान लो एंगल थीटा है। मैंने कहा ठीक है, मान लिया। फिर उसने एक और बात कही कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, आर है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, आर है। तो केस 1 में क्या बना, आपने बात सुनना, बात को पहले केस बनाते हैं, या फिर मैं पूरा क्वेश्चन बता देता हूं पहले आपको। तो उसने क्या कहा कि पहले तो दो फोर्स लगाए हुए हैं, ठीक है। मान लो इस तरीके से कोई ब्लॉक है, ठीक है, इस पर एक फोर्स तो लग रहा है इस तरीके से 3 न्यूटन का, और एक फोर्स इस तरीके से लग रहा है 2 न्यूटन का, और इन दोनों के बीच में एंगल, यहां मैं उसे एज्यूम कर लेता हूं एंगल थीटा है। कितना एंगल है,
थीटा, ठीक है। ये मान लो F1 वेक्टर, ये मान लो F2, दो फोर्स लगा दिए। उसने बोला कि इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो कोई इस तरीके से जा रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कितना है R, बना नहीं रहा मैं, डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है R। अब वो क्या कहता है, थोड़ी देर बाद उसने क्या किया बच्चों, ये जो F1 फोर्स है, F1 जो फोर्स है उसने उस फोर्स को इंक्रीज कर दिया। अमाउंट ऑफ F1 फोर्स इज इंक्रीज्ड विद 6 न्यूटन। तो नया फोर्स क्या आ गया 6 न्यूटन, यानी कि जो पहले 3 न्यूटन लग रहा था इसको कितना कर दिया बढ़ा के 6 न्यूटन कर दिया। ये को कितना कर दिया 6 न्यूटन। और दूसरा फोर्स एज इट इज रखा इसने 2 न्यूटन, उसको चेंज नहीं किया, उसको चेंज नहीं किया, ओनली किसको चेंज किया 6 न्यूटन को, ओनली किसको चेंज किया 6 न्यूटन को। और अभी भी इनके बीच में जो एंगल है बच्चों वो कितना है थीटा, अभी भी जो एंगल है थीटा है। मतलब चेंज कहीं नहीं किया है, चेंज कहां किया ओनली इस फोर्स में। पहले 3 न्यूटन लगा रहा था, अब 6 न्यूटन। ऑब्वियसली बात है बच्चों, अगर पहले 3 था तो रिजल्टेंट R था, अब जो 6 लगाया है तो कुछ रिजल्टेंट फिर चेंज होगा। मान लो जो नया रिजल्टेंट आया है वो बन गया आपके 2R, पहले कितना था R, अब कितना हो गया 2R। ओके मेरे यार, चलो अब सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है केसेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं केस। आओ इस पर केस ठोक दिया जाए। सो मान लो मेरा तुम ये कहना केस नंबर 1, केस नंबर 1 में मुझे पता है एक फोर्स 3 न्यूटन, एक फोर्स 2 न्यूटन और रिजल्टेंट R। सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। ये मान लो इस तरीके से रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही था, बिल्कुल यही था सर। अब आपने ये लगा दिया, F1 की जगह मुझे क्या पुट करना 3 न्यूटन, F2 की जगह क्या पुट करना 2 न्यूटन, और क्या पुट कर सकता हूं यहाँ थीटा, थीटा की जगह थीटा ही तो किसने आपको छोड़ा। मान लो ये F1 की जगह मैंने किया 3 का स्क्वायर, ओके। F2 की जगह मैंने पुट किया 2 का स्क्वायर, ओके। 2 F1 की जगह वापस से 3, F2 की जगह 2 और यहां पे पुट किया cos थीटा, ठीक है। R इज इक्वल टू 9, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना होगा 12 cos थीटा, ठीक है। इसको और सोल्व करो, 9 प्लस 4 कितना बन जाएगा 13। इसको सोल्व कर लो तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 13 प्लस 12 cos थीटा। 9 और 4 13 ही होते ना, अंडर रूट 13 प्लस 4। ये आ गया आपके केस नंबर 1। ये क्या आ गया केस नंबर 1। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में क्या करना है चेंज, बस यहाँ जो 3 रखा था ना इसकी जगह क्या पुट कर देना 6 न्यूटन। चलो R डैश इज इक्वल टू, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ बच्चों, चलो फिर सोल्व कर लेते हैं। F1 डैश इसका स्क्वायर, F1 डैश क्या ये जो 6 न्यूटन है, F2 डैश एज इट इज इसका भी स्क्वायर 2 F1 डैश डॉट F2 cos थीटा, ठीक है। अब R डैश की जगह क्या पुट करना है 2R, R डैश की जगह क्या पुट करना है 2R इज इक्वल टू F1 डैश की जगह 6 का स्क्वायर प्लस F2 की जगह वापस 2 का स्क्वायर 2 6 2 cos थीटा। थीटा सेम है, कोई चेंज नहीं है थीटा में, ठीक है साहब। 2 इंटू R इज इक्वल टू 6 की जगह 36 प्लस 4 प्लस 26 है ना, सॉरी 2 इंटू 6 है ये कितना होगा 24 cos थीटा। 24 कहां से है 2 इंटू 6 इंटू 2 24, 2 इंटू 3 इंटू 2 12, ठीक है। अब बच्चों इस R की जगह क्या मैं ये भी तो पुट कर दूं, इस R की जगह क्या पुट कर दूं 13 प्लस 12 cos थीटा। यहां पे देखो क्या होगा, इस 2 को एज इट इज रखा, R की जगह मैंने क्या पुट किया 13 प्लस 12 cos थीटा पुट किया एज इट इज ऑफ इज इक्वल टू यहां पे क्या है 36 प्लस 4 कितना हो गया ये 40 प्लस 24 cos थीटा, 40 प्लस 24 cos थीटा। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ये अंडर रूट मुझे प्रॉब्लम कर रहा है,
ये अंडर रूट मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ से स्क्वायर कर देता हूँ। इन दोनों साइड्स का स्क्वायर करूँ, इन दोनों साइड्स का स्क्वायर करूँ तो स्क्वायर से यहाँ का अंडर रूट हट जाएगा, इस स्क्वायर से यहाँ का अंडर रूट भी हट जाएगा, और ये जो 2 है इस 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। आई बात समझ में? क्या करना है, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देने का, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देने का। तो ये बन गया 4 ब्रैकेट में, स्क्वायर करा तो ये अंडर रूट हट गया, तो यहाँ क्या बचा 13 प्लस 12 cos थीटा, 13 प्लस 12 cos थीटा। यहां से ये कंप्लीट स्क्वायर हट गया, तो ये बचा 40 प्लस 24 cos थीटा, यहाँ यही बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, 4 इंटू 13 कितना हुआ 62, प्लस 4 इंटू 12 कितना हुआ 48, साइड में cos थीटा है ही सही, इज इक्वल टू 40 प्लस 24 cos थीटा ओरिजिनल है ही सही। ठीक है, ये 24 cos थीटा इधर जाके क्या बन जाएगा 48 cos थीटा माइनस 24 cos थीटा। ठीक है, ये 24 प्लस का था, इधर जाके माइनस बन गया, इधर 40 था और ये जो 62 था ये प्लस का था, इधर जाके मैंने माइनस कर दिया इसको, माइनस का 62। सोल्व करो कितना है 48 माइनस 24 कितना बचा बेटा 24 cos थीटा, प्लस का 24 cos थीटा बचा, 48 में से 24 माइनस किया, इज इक्वल टू कितना बचा यहाँ पे 40 माइनस 62 कितना हो गया माइनस का सॉरी माइनस का 24। ठीक है, सॉरी 22, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, गधू 52, यहाँ पे भी 52 आएगा। ठीक है, 52 माइनस, ठीक है, माइनस का 12 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 12 और 24 को डिवाइड कर दो, 24 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2, और अगर cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2 है तो थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री होता है। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2, तो आंसर कितना होगा थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो वो आपसे क्या पूछना चाहता था, वो ये पूछना चाहता था कि जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या है, ये थीटा जो है इसकी वैल्यू क्या है। तो थीटा कितने पे लगा हुआ है 150 डिग्री पे, कितने पे लगा हुआ है 150 डिग्री पे। सॉलिड करो, इसको सोल्व करो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है resultant of two vector a and b is perpendicular to a and its magnitude is equal to half of magnitude of b। कहने का मतलब क्या है कि a और b का जो रिजल्टेंट है वो a के परपेंडिकुलर है, a और b का जो रिजल्टेंट है वो a के परपेंडिकुलर है। सपोज इस तरीके से कोई a वेक्टर है और मान लो यहीं कहीं ये इस तरीके से ओके एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, इन दोनों के बीच में एंगल मान लो थीटा है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट r है वो r a वेक्टर के क्या है परपेंडिकुलर है, a वेक्टर के परपेंडिकुलर है। क्या कुछ इस तरीके से सीन बनेगा। ठीक है, और उसने क्या कहा फिर एक बात तो ये, दूसरी बात क्या कही उसने ये कहा बेटे थीटा जो है ये जो आर वेक्टर के साथ में एंगल बनाया हुआ है ये क्या दिया हुआ है इनडायरेक्टली आपको अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बच्चों सुनो बात को, सबसे पहले आपको सिंपल सी बात ध्यान है, ट्रायंगल लो लग रहा है बिल्कुल, दो वेक्टर है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, इस तरीके से ट्रायंगल शेप बन रही है, सब मिला के आपको ये वाला फॉर्मूला आया होगा याद, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला याद है। तो आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ये एंगल कितना है, थीटा आपको फाइंड करना है। तो आपको ये चीज पता लगी। अब अगर बच्चों मैं कहूं कि आपको r वेक्टर पता होता तो आप डायरेक्ट यहां से स्क्वायर उड़ाते, इन सबको सोल्व करते, cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते, cos थीटा की वैल्यू आ जाती तो आपको थीटा पता लग जाता। अभी भी आपको क्या करना है इनडायरेक्टली cos थीटा फाइंड आउट करना है। जब cos थीटा फाइंड आउट हो जाएगा तो थीटा ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा।
तो आपका टारगेट क्या है, कोस थीटा को फाइंड आउट करना। ठीक है, हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अल्फा क्यों दिया हुआ है इसने अल्फा क्यों दिया हुआ है, आओ अल्फा क्यों दिया हुआ है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा बच्चों, डायरेक्शन के लिए क्या चीज अप्लाई करते हो, टेन अल्फा, बिल्कुल यही करते सर। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये पता लग जाएगा आपको, टेन 90 दिया हुआ है, आपको ये क्या दिया हुआ है, टेन 90 दिया हुआ है। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा दिया हुआ है। अब बच्चों इसे एक बात और बोलिए रिजल्टेंट के लिए, ये तो होगी बात आपका डायरेक्शन या वो एंगल की बात होगी। अब बात कर लेते हैं वापस से रिजल्टेंट के लिए। क्या बोला कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर, खत्म हो गया, 2 है ओके, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ये किसके इक्वल है, इक्वल टू हाफ ऑफ बी, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, जितना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसका हाफ, रिजल्टेंट का हाफ, इसका हाफ कितना आएगा, जितना बी वेक्टर का है उतना हाफ। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने का टारगेट कैसा है, सोल्व करने का मतलब कि b/2 इन दोनों का, इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करने पर इधर तो हो गया b स्क्वायर, यहाँ 2 था तो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर क्या हो गया, b स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, तो इसका b स्क्वायर अपॉन 4 बन गया। ठीक है ओके, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहां से स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, r कहां गया, अरे r से क्या लेना देना है यार, इस r से क्या लेना देना, r की वैल्यू तो b/2 रख दी ना आपने। रिजल्टेंट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ b, इसका मतलब r इज इक्वल टू b/2, ऐसा कहना जा रहा था। इस पूरी लाइन का मीनिंग क्या है, r इज इक्वल टू b/2, तो r की जगह ये पुट कर दिया b/2, तो b/2 का होल स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर अपॉन 4, यहां से इसका अंडर रूट हट गया, स्क्वायर किया तो ये क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बच गया। ओके, यहां से बच्चों अब क्या सोल्व हो सकता है, फिलहाल इसको एज इट इज रखो, और अब इसको क्या और आगे सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, 2ab cos थीटा, इसका रिलेशन पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, 2ab cos थीटा का रिलेशन पता होना चाहिए। अब इधर आते हैं, tan 90 क्या होती है, 0, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, सो tan 90 की वैल्यू 0 होती है, सॉरी tan 90 की वैल्यू होती है इंफिनिटी, tan 90 की वैल्यू होती है इंफिनिटी, इंफिनिटी का मीनिंग है 1/0, इंफिनिटी का मीनिंग है 1/0। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो b sin थीटा तो 0 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, a प्लस बी कोस थीटा। तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, a प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0, a प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिखूंगा, तो इसको सोल्व किया मैंने बेटा, तो a प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0, तो कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का a बाई बी, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का a बाई बी। अब यहां आया था मेरा b स्क्वायर प्लस अपॉन 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab कोस थीटा, कोस थीटा की जगह मुझे क्या पुट करना है, माइनस का ab, क्या पुट करना है, माइनस का ab। तो इसको और सोल्व किया, b स्क्वायर अपॉन 4 a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, cos थीटा की जगह रखो माइनस ए बी, माइनस ए बी, तो b से b कट, और ये a स्क्वायर से a स्क्वायर, a से a मिलके a स्क्वायर, और ये माइनस बाहर रखे तो क्या बनेगा अगली इक्वेशन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, b कहाँ गया, b से b कट और a से a मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर। अब आगे और सोल्व करो, b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू a और माइनस का 2a स्क्वायर, क्या बन गया ये, माइनस a स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर प्लस इधर ये b स्क्वायर। इसको और सोल्व कर सकते हैं क्या, इसको और सोल्व करो, ये a स्क्वायर माइनस का है तो इधर भी दिया मैंने, प्लस का बन गया, ये b स्क्वायर अपॉन 4 इधर लेके आया तो ये b स्क्वायर एज इट इज था।
और इस बी स्क्वायर माइनस 4 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4 बन जाएगा। इसको सोल्व किया तो कितना है 3/4 बी स्क्वायर। तो फाइनल इक्वेशन क्या आई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 बी स्क्वायर। इसका अंडर रूट ले लो बच्चों वापस से, इसका अंडर रूट ले लो। इसका अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट लिया 2, बी स्क्वायर अंडर रूट लिया बी। सो ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 बी, ए इज इक्वल टू 3/2 बी। ठीक है, अब क्या करना है, ए अपॉन बी की वैल्यू निकालो यहां से। इसको मैं थोड़ा सा यहां देख लेता हूं, ए अपॉन बी की वैल्यू निकालो, यहां से ए अपॉन बी की वैल्यू निकालो इसको लेके। तो ए अपॉन में बी गया तो यहां क्या बचा, ओनली ये बी नीचे चला गया तो क्या बचा यहाँ पे अंडर रूट 3/2। तो ए अपॉन बी इक्वल टू अंडर रूट 3/2। अब बच्चों मैंने आपको यहां एक रिलेशन लिखा है, सो देखना कि cos थीटा एज इट इज रखा, माइनस ए बाई बी की जगह क्या पुट कर दो अंडर रूट 3/2, तो जो cos थीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3/2, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू आपका 150 डिग्री। कितना है 150 डिग्री। तो आंसर कितना है आपका 150 डिग्री। तो आंसर कितना है आपका 150 डिग्री। ठीक है, सॉलिड सोल्व करो इसको। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। अब इसमें क्या हुआ है, आपको किसी ब्लॉक पर किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करना है 5ik प्लस 3j। कितना है 5ik प्लस 3j, और साथ में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको r वेक्टर इक्वल टू 2ik माइनस 1j या 2ik माइनस j। आपसे पूछा है कि टोटल वर्क डन कितना है या टोटल वर्क कितना है। तो आपको अच्छे से पता है बच्चों, वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय फोर्स। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एफ इंटू आर। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों एफ इंटू आर। तो अब आपको क्या करना है, डब्ल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ध्यान रखना कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा सर डॉट प्रोडक्ट तो मैं लगा दूं, पर मेरे को वापस डॉट प्रोडक्ट का तो वही फॉर्मूला पता, क्या ए डॉट बी डॉट कोस थीटा। अब थीटा तो दिया हुआ ही नहीं, तो बच्चों थीटा यहाँ पर नहीं दिया हुआ, उसका रीजन ये है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर अंडरस्टूड है। क्या है, अंडरस्टूड है कि जो थीटा है वो 0 डिग्री है। कितना है 0 डिग्री। कितना है 0 डिग्री। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देने का 5ik प्लस 3jk डॉट 2ik माइनस j। इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। आई डॉट आई कितना होता है 1, आई डॉट आई कितना होता है 1। सो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू माइनस 1 3। तो आंसर कितना है प्लस का 7 जूल, प्लस का 7 जूल। और क्या ये स्केलर क्वांटिटी है वर्क, बिल्कुल। और आंसर भी कितना आना चाहिए स्केलर, तो आंसर कितना आया 7 जूल। आंसर कितना आया 7 जूल। तो आपका वर्क डन कितना होना चाहिए था 7 जूल। आपका वर्क डन कितना होना चाहिए था बेटा 7 जूल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लेता हूं थोड़ी सी, कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड जो गिवन है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट 3 ए डॉट बी के इक्वल है। अंडर रूट 3 ए डॉट बी के इक्वल है, मतलब इनके मैग्नीट्यूड के इक्वल है कुल मिला के। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, अंडर रूट 3 ऑफ ए डॉट बी के। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है थीटा। आपको क्या फाइंड करना है थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा, यही फॉर्मूला था, बिल्कुल यही था। अंडर रूट 3 एज इट इज। ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा, यही फॉर्मूला था।
बिल्कुल ये था, दोनों के क्या गिवन है, इसका a डॉट b का फॉर्मूला लगा दिया, a क्रॉस b का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ अंडर रूट था तो एज इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने अंडर रूट भी उतार दिया। अब देख a डॉट b से a डॉट b मार दिया, यहाँ क्या बच गया, sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डॉट cos थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 cos थीटा। इस cos को मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया, इस cos को मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। sin अपॉन cos क्या बनता है बेटा, tan थीटा, sin अपॉन cos क्या बनता है, tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 है। sin अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं अपन, sin अपॉन cos को लिख सकते हैं tan थीटा। ये आपने ट्रिग्नो में पढ़ा होगा, 10th में नहीं पढ़ा तो भी आपको याद होना चाहिए कि sin अपॉन cos के लिखते हैं tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3, सो थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स अंडर रूट 3 बोले तो 60 डिग्री, बोले तो 60 डिग्री, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, a और b के बीच में, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना आया, 60 डिग्री, कितना आया 60 डिग्री। खत्म, खत्म केस खत्म, ठीक है, क्या आराम से निकाल लिया जाएगा, बिल्कुल निकाल लिया जाएगा सर, क्या आराम से निकाल लिया जाएगा, बिल्कुल निकाल लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नया पैटर्न का क्वेश्चन और है बच्चों, वो भी हम कर लेते हैं, इसको कॉपी करो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं बच्चों, एक वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर भी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब बच्चों उसने क्या कहा है, उसने कहा कि ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, बोले तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अच्छा बच्चों एक केस हमेशा ध्यान रखना कि whenever एक वेक्टर किसी दूसरी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, एक वेक्टर किसी दूसरी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, देन ऑलवेज एक बात हमेशा याद रखना कि आपको उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्या डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के इक्वल पुट कर देने का, किसके इक्वल पुट कर देना, जीरो के इक्वल, मतलब कि जैसे ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर के तो ए डॉट बी जीरो, सी वेक्टर परपेंडिकुलर डी वेक्टर के तो सी डॉट डी जीरो, कुछ नहीं बिना सोचे समझे, कुल मिलाकर वो ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, ऐसा कब बोलेगा जब आपको उससे क्या करवाना है, डॉट प्रोडक्ट करवाना है, तो आपको इनडायरेक्टली क्या दे दिया, उसके डॉट प्रोडक्ट का आंसर दे दिया, उसके डॉट प्रोडक्ट का आंसर दे दिया। अब उसने क्या कहा, उसने ये कहा एक वेक्टर दे दी, दूसरी वेक्टर दे दी और उसमें एक वेरिएबल डाल दिया, दूसरी वेक्टर में क्या डाल दिया, एक वेरिएबल डाल दिया और बोल दिया कि इन दोनों का डॉट, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो अल्फा फाइंड करो। तो आपको क्या करना है, इन दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल पुट कर देना, ए डॉट बी जीरो, यानी कि ए बी cos 90 जीरो, ए बी cos 90 इक्वल टू जीरो। अब आपका डॉट प्रोडक्ट जीरो का पुट करने का है, इसका मतलब अब आप क्या करो कि इसको हर एक को अपने से सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो, ए डॉट बी निकालो पहले इसका, ए डॉट बी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी निकाला था, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई किया, जे वाले को जे से, के वाले को के से। अच्छा ये 2 आई कैप और ये 4 जे कैप, आई कैप का ये रहा, तो 2 आई कैप और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस का 4 जे कैप, किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 4 जे कैप से, प्लस 3 जे कैप, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस का 4 जे कैप, प्लस 8 के कैप और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अल्फा से, अल्फा के कैप। अब ये तो क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया, ये क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया, इसको किसके इक्वल पुट कर दो, जीरो के इक्वल पुट कर दो, हो जाएगा 2 इंटू माइनस 4 कितना आया, 2 इंटू माइनस 4 माइनस का 8 प्लस 3 इंटू 4 कितना आया 12 प्लस 8 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गई। 12 माइनस 8 कितना हो गया 4 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा यहां से लीनियर इक्वेशन है, आराम से सोल्व करो,
-4/8 बोले तो माइनस का 1/2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2। अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2। हो जाएगा सोल्व, सिंपल है, ठीक है। तो बच्चों वैसे तो इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा है, ठीक है। बस आपको पैटर्न ध्यान में रखना है। पैटर्न का मीनिंग आपको हमेशा या तो क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनमें सभी में से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, या तो आपको एप्लीकेशन देगा, या तो आपको इस तरीके से एप्लीकेशन दे देगा, या आपको कोई जनरल फॉर्मूला दे देगा, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में दिया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला, इस तरीके से। तो ये दो ही पैटर्न के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए ए डॉट बी कब लगाना है, ए क्रॉस बी कब लगाना है। अब जैसे उसने यहाँ बोल दिया इस क्वेश्चन में कि वो ए वेक्टर जो है बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, ए डॉट बी इक्वल टू 0, और ए डॉट बी डायरेक्ट आपको निकालना भी आना चाहिए। तो अगर आपको ये ए डॉट बी निकालना आता है, उसे 0 के ऊपर पुट करना आता है, तो क्वेश्चन में कुछ दम था ही नहीं। ये प्रीवियस एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है जो भी आपने सोल्व किए। तो आज की क्लास बच्चों हम यही डिस्मिस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से अपन क्या करने वाले हैं, मेन टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं। आज का लेक्चर जो है वो वन शॉट लेक्चर था। इसमें आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें मैंने क्या सिखाया है, ओनली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इनकी एप्लीकेशन सिखाई है कि किस तरीके से इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। और यकीन मानिए वेक्टर में से नंबर ऑफ क्वेश्चन अलॉट बन सकते हैं। आप चाहो यहाँ 2 वेरिएबल ले लो, 3 वेरिएबल ले लो, इस तरीके से हजारों क्वेश्चन इस पैटर्न पे बन सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने W=F/R लगाया, एक क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ था, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई थी, R दिया हुआ था, आपको क्या निकालनी, लीनियर वेलोसिटी निकालनी थी, तो W=V/R अप्लाई करना। इस तरीके के नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको पैटर्न आना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, एडिशन कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कहाँ जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक्स की तरफ, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस, और प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत अच्छे सवाल आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपन इतना ही करते हैं, आज की क्लास यहीं डिसमिस।